नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों के साथ। महाकाल लोक में खंडित हुई मूर्तियों की जानकारी लेने कांग्रेस द्वारा गठित समिति के सदस्य उज्जैन आए हैं और महाकाल लोक का भ्रमण कर जानकारी ली। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। महाकाल लोक में खंडित हुई मूर्तियों का मामला गहराता जा रहा है, उसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कल प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल लोक का भ्रमण कर खंडित हुई मूर्तियों के बारे में जानकारी ली थी। इधर आज कांग्रेस द्वारा महाकाल लोक में खंडित हुई मूर्तियों की जांच हेतु 5 सदस्य की टीम गठित की गई है। टीम में शामिल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, शोभा ओझा, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा, विधायक मरली मोरवाल, शहर अध्यक्ष और रवि भदौरिया और जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने दोपहर को महाकाल लोक पहुंचकर खंडित हुई मूर्तियों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान टीम के साथ आए मूर्ति एक्सपर्ट सुनील गुर्जर ने बताया कि मूर्तियों के निर्माण में कई खामियां पाई गई हैं, वहीं इसकी लागत भी ज्यादा बताई जा रही है। बार बार उसमें क्या ये रथ पीछे की तरफ से टूट रहा है भैया, इधर पीछे से जमीन छोड़ दी ना अभी आगे आते हैं। इसलिए कितने कैमरा लेके आओ, आगे बढ़ गया कैमरे से क्या दूर से मार सकते हो। आगे तो बढ़ गई भाषा निकलेगी भी। सियासत का घोटाला किया इन्होंने, इसी जगह पवित्र भूमि पे सरकार इनकी गई। अब भगवान शिव को भी नहीं छोड़ रहे हैं इस महाकाल लोक के नाम पे जो भ्रष्टाचार किया। हमारा कहना ये है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन वर्मा यहाँ के प्रभारी मंत्री थे, हम लोगों ने 300 करोड़ रुपया महाकाल लोक के लिए मंजूर किया, 160 करोड़ ओंकारेश्वर जी के लिए मंजूर किया। दुर्भाग्य कि हमारी सरकार चोरी चली गई, चोरों ने चुरा ली थी। अब बात यह है कि यहाँ लाखों लाख हर दिन 2 लाख लोग देश भर से, विदेशों से दर्शन करने आते हैं। क्या चित्र लेके जाएगा पूरा देश, पूरा संसार ये इस तरह से ताबड़तोड़ बनाए। और एक हल्के से हवा के झोंके में सप्तऋषि वो है जिनसे सनातन धर्म जाना जाता है, सप्तऋषि के नाम से। वो सप्तऋषि की मूर्तियाँ खंडित हो गई और अब प्रशासन और सरकार जवाब दे रही कि 3 दिन में हम मूर्ति लगा देंगे, उन्हीं मूर्ति को रिपेयर करेंगे। खंडित मूर्ति कभी भी देवलोक परिसर में नहीं लगती है। हमारा भयानकतम आरोप है शिवराज चौहान की सरकार पे, उनके अधिकारियों पे, इस मध्य प्रदेश को और खासकर उज्जैन को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करेगा। अगला कदम क्या, आगे कदम क्या होगा? कांग्रेस संगठन आगे क्या कदम रहेगा इस मामले में? देखिए, ये कमेटी कमलनाथ जी ने बनाई है, जिसमें शोभा ओझा जी हैं, के मिश्रा जी हैं, हमारे दोनों अध्यक्ष रवि और कमल और हमारे सारे एमएलए हैं। अब आप लोगों से चर्चा के बाद अभी हम पुजारी संघ से चर्चा करेंगे, उनके क्या व्यूज़ हैं, वो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि उनके व्यूज़ जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। हम अंतिम कदम तक ये लड़ाई को लड़ेंगे कि ये छद्म धर्मवेशी है। अभी बजरंग बली करते रहे कर्नाटक में। मोदी साहब 60 सभाएं ली, 1 महीने केंद्र की सरकार में ताला लगा के मोदी जी सारा मंत्रिमंडल पड़ा रहा। बजरंग बली के नाम पे वो खटका दबाओ तो बजरंग बली के नाम जनता ने बता दिया कि धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार नहीं चलेगा। कर्नाटक की जनता पढ़ी लिखी है, मध्य में भी यही होगा। उज्जैन में हिंदूवादी संगठन है, और संत महात्मा सारे इस मूर्ति जो टूटी है उस पर चुपे हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे आप? की मूर्ति बनाते हैं, जैसे हम लोग करते हैं काम, तो उसमें बोरा मैट एक मैट आती है, वो यूज़ करते हैं।
वो हवा का दबाव पूरा झेल लेती है, पर इसमें उस तरह का कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। करीब इसकी मोटाई 8 mm के आसपास होनी थी, जो करीब आपको 1.5 या 2 mm में इन्होंने ख़त्म कर दिया, जो एक हवा का झोंका भी नहीं झेल पाई। दूसरा, हम फाउंडेशन देख रहे हैं कि फाउंडेशन में इन्होंने किसी तरह का कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। जब आप जैसे 5 या 10 फीट की हाइट पे मूर्ति इंस्टॉल करते हैं तो उसको वजन बढ़ाने के लिए उसमें हम कंक्रीट भर देते हैं, तो वो मूर्ति सॉलिड हो जाती है। जैसे आपने टूटी हुई मूर्ति जो देखी है, इसमें पूरा हॉलो दिख रहा है, जो गर्दन टूट गई। अगर ये भरी हुई होती तो एक तो हवा का प्रेशर झेल जाती, और दूसरा इसमें मैट अगर मजबूत होती तो ये टूटने पे गिरने पे टूटती नहीं। सबसे बड़ी बात ये मेट किस तरह का यूज किया हुआ? मेट इसमें एक चांस है कि ये चाइनीज मेट इस्तेमाल किया गया है, वो जांच के बाद, ये लैब में टेस्ट होने के बाद ये मैं बता सकता हूँ। अदरवाइज यहाँ बिना नहीं है, इस तरह के मेट हम लोग यूज़ करते हैं जो हेवी मूर्तियाँ बनानी होती है उसमें। और मेट का हम 4 या 5 लेयर इस्तेमाल करते हैं बड़ी मूर्ति में। यहाँ इन्होंने एक लेयर में मूर्ति कंप्लीट कर दी है, जिसकी कीमत का आप अनुमान भी, अगर ये 10 लाख रुपए में दिए तो 1 लाख से ज़्यादा की इसकी कीमत नहीं है। ये मेरा एक आंकड़ा है। एक दूसरा दुर्भाग्य ये है कि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं बनता है तो एक लेब बनती है, वहाँ लेब भी नहीं बनाई गई यहाँ की। मतलब और दूसरा कि जैसे हम लोग बनाते हैं तो सरकारी अधिकारी 4 से 5 बार में निरीक्षण करते हैं इसका, मूर्ति का, और ये पूरी आप पलटा पलटा के इसको देख सकते हैं। तो इसकी मोटाई वहाँ सरकारी अधिकारी शुरुआत में चेक कर सकते थे, पर इन्होंने पता नहीं किस कारण से वो भाई साहब, इसकी लागत कितनी होगी इस मूर्ति के आपके हिसाब से? मैं इसको 3 लाख रुपए में कंप्लीट कर दूंगा, एक मूर्ति। इनने कितने पैसे कास्ट किए सुंदर भाई, वो बताओ। ये मुझे जहाँ तक अभी पता चला मोटा मोटा कि 11-12 लाख रुपए कुछ इस एक मूर्ति की नहीं, वो पक्का नहीं है कुछ भी खबर, पर अगर 11 लाख भी है तो बहुत ज्यादा अमाउंट लिया गया है। और जो मूर्ति हमारे पास है, बिल ले लेना आप मेरे से, कितने हैं बिल है आपको, है ना? ये करीब मैं जो मान के चल रहा हूँ इसमें 80% का कमीशन मुझे दिख रहा है। 80%, सीधे 80%। मतलब ये 100 रुपए की चीज, 20 रुपए वाली चीज को हमने 100 रुपए में लिया है। कुल मिला के इसमें जो मूर्ति की अभी तक की स्थिति देख रहे, बाकी अभी जहाँ स्पॉट पे अगर मूर्ति मिलती है उसका उनको अगर सैंपल मिल गया तो लैब में उसका टेस्ट भी करवा सकते हैं, तो उसमें आपको मटेरियल और मैट कौन सा इस्तेमाल हो वो भी पता चल जाएगा। बड़े मूर्ति, हाँ, मैं 25 साल से अपना इसी शिल्प में लगा हुआ काम कर रहा हूँ इस तरह। अगर ये मूर्ति अगर पत्थर की इसी साइज की बनाई जाए तो कितनी लागत से बनेगी? इसकी कॉस्ट उस पे, डिजाइन पे और आर्टिस्ट पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एक एवरेज है, मान के चलो 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए में ये मूर्ति इसमें बन जाएगी। और उसमें भी अगर कल्चर मार्बल होता है, मार्बल का ये ग्रुप होता है, वो और सस्ती बन जाएगी। जी। आपने कहाँ बनाई है? और गुर्जर हूँ, इंदौर से फाइन आर्ट किया मैंने, मास्टर डिग्री किया इंदौर से, इंदौर ललित कला संस्थान से। ये जो पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर की क्वालिटी को देखकर आपको क्या लगता है, कितनी मतलब क्या क्वालिटी? नहीं, आप पत्थर को ऊपर से कभी नहीं बता सकते। तो फिर आपकी क्या लैब टेस्टिंग? इसको, हाँ, लैब टेस्ट मेरी नहीं है, पर लैब टेस्ट इंदौर में है, जहाँ पे अगर आप इस पत्थर का सैंपल नहीं, लैब टेस्ट ये बताओ। लैब टेस्ट पे इतने बड़े प्रोजेक्ट में इस प्रोजेक्ट के लिए लैब टेस्ट की हमें जरूरत इसलिए थी क्योंकि इस आदमी को नहीं पता फाइबर क्या है, तो जो सरकारी अधिकारी उनको भी नहीं पता है क्योंकि उन्होंने कभी मूर्ति नहीं बनाई। तो आपका काम होता है कि आप वहाँ से टेस्ट के लिए एक सैंपल पहुँचा दो लैब में, वो अप्रूव कर दे, उसके बाद आपको इंस्टॉल करना था। यहाँ तो जान माल का भी खतरा था, भाई इतनी बड़ी मूर्ति। जबलपुर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आम आदमी पार्टी ने हुंकार भर दी है। विधानसभा के 230 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जबलपुर में आज दिल्ली राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी BS जून और पंजाब से आए विधायक के द्वारा मध्य प्रदेश सर्किल इंचार्जों की नियुक्ति करते हुए उन्हें शपथ दिलाई। जहां इस दौरान राज्यसभा सांसद ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस और बीजेपी को बार बार मौका दिया है, लेकिन उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। आज भी मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अच्छे सरकारी अस्पताल और अच्छे स्कूल नहीं है। मामा शिवराज और उनके भांजे राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को लूट लिया। आज भी मध्य प्रदेश में गांव-गांव में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उसके बावजूद भी लोग अपनी झूठी उपलब्धियां जनता को गिना रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैसे सरकार बनेगा, कैसे आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? उठता है नहीं उठता है मन में प्रश्न, कैसे इन बड़ी बड़ी पार्टियों को हराएंगे, कैसे इनको हराएंगे? प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूं, जैसे दिल्ली में इनको हराया वैसे यहां भी हराएंगे। इसमें दिक्कत क्या है समझने में? कोई दिक्कत है समझने में किसी को?
फिर कहते हैं कि कांग्रेस को कैसे हराओगे, इतनी बड़ी पार्टी है। भाई साहब, जैसे पंजाब में हराया वैसे ही हराएंगे यहाँ पे। कोई दिक्कत है क्या समझने में? फिर कहते हैं मोदी जी प्रचार करेंगे, भाजपा को कैसे हराओगे? जैसे गुजरात में इनके पसीने छुटा दिए वैसे यहां छुटाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या समझने में? मैं कह रहा हूं कि भारत माता ऊपर से देख रही है। इस बार देश में बदलाव आएगा, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन लाना भी मत। जैसे इनको दिल्ली में हराया, एक बार नहीं, एक बार में कहते कि धोखे से हराया भाई, है ना? बार बार दिल्ली में इनको हराया, पंजाब में भी हराया, गुजरात में इन्होंने अपनी जान लगा दी थी। आपने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री जी इतने 50 किलोमीटर का रोड शो कर रहे हैं। भाई साहब, पहले तो नहीं करते थे ऐसे। तो समझने में दिक्कत क्या है? कई सारे मीडिया वाले मेरे भाई पूछते हैं कि आप सरकार बना लोगे, आप सरकार बना लोगे। जैसे दिल्ली में बनाया, जैसे पंजाब में बनाया, वैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। देखेंगे कि उनका मांग क्या है। उनका सिर्फ इतना ये मांग है कि एक व्यक्ति जो ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना हुआ है, वो महिलाओं, माताओं, बहनें, जो खिलाड़ी बहनें थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और उसका डिटेल में ब्यौरा उन्होंने दिया हुआ है। ये कैसा देश है जहाँ पर डिटेल में ब्यौरा देने, और वो सारे बड़े बड़े पद मेडल लेके आए हुए हैं, कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है जिन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। पूरी डिटेल देने के बाद भी आज वो कितना पावरफुल व्यक्ति होगा, आप अंदाज़ा लगाओ कि जिसको मोदी सरकार भी हाथ नहीं डाल पा रही है। कितना पावरफुल होगा? कुछ तो संबंध होंगे इनके जो उस पर हाथ नहीं डाला जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, शर्म आती है। ये राजनीति का मिजाज एमपी का एक अलग ही रहता है। यहाँ मुख्य पार्टी बीजेपी और कांग्रेस रहती है और काफ़ी धनबल का भी यहाँ प्रयोग होता है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर कैसे सरवाइव करेगी और किस तरह से, जब संगठन इतना मजबूत नहीं हुआ, आप लोग 15 साल से यहाँ पर एक्टिव हैं, क्या आपकी रणनीति रहेगी? कौन कौन आने? हर राज्य में जब तक आम आदमी पार्टी नहीं जाती है तब तक ये दोनों ही प्रमुख होते हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी सीरियस तरीके से अंदर घुसती है, उस दिन आम आदमी पार्टी प्रमुख स्तंभ बनती है। मैं आज आप सबको, आप सबके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, आने चुनाव के नज़दीक आते आते दूसरी कौन सी पार्टी होगी उसका अंदाज़ा मुझे नहीं है। पहली पार्टी हम होंगे। गुजरात में भी ये कहते थे, जब गुजरात में गए तो शुरू में कहते थे कि बेकार में आए हो, गुजरात में 2 पार्टी है, 2 पार्टी। मैं कहता था कि भाई नहीं 3 पार्टी होगी। इलेक्शन के पास आते आते ये तय हो गया कि 2 ही पार्टी रहेगी, और मैंने भी माना कि आम आदमी पार्टी के जाने के बाद सिर्फ 2 ही पार्टी। तो चुनाव तो द्विपक्षीय होगी, उसमें एक पक्ष आम आदमी रहेगा, दूसरा कौन होगा वो अभी मुझे नहीं पता। अरे रुक तो जाओ यार, लड़ाई भाई साहब रोल साउंड बंद करो। क्या कर रहे हैं? हाँ नीचे करो भाई, नीचे दबा दे। किस तरह की तैयारी है और क्या आगे की तैयारी? आज आम आदमी पार्टी की शपथ ग्रहण समारोह था यहाँ पर हमारे जितने भी सर्कल इंचार्ज बने हुए हैं वो आए हुए थे। लगभग हमने 5000 सर्कल तैयार किए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला जो लेवल है संगठन का वो है हर गांव में और हर वार्ड में 11 मेंबरी कमेटी बनेगी। वो कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में ही कमेटी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से आम आदमी पार्टी का संगठन अब एक एक गांव में, एक एक वार्ड में, हर गांव, हर शहर तक पहुंच चुका है।
हमने एक और घोषणा की आज कि 25 जून को ग्वालियर में एक महारैली करने जा रहे हैं। इस महारैली में हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और साथ में हमारे नेता भगवंत मान जी भी आएंगे। और इस महारैली में कोशिश करेंगे कि हर गांव से एक व्यक्ति आने की कोशिश करेंगे कि सबको यहाँ पर आए, ताकि अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है वो लेकर हर गांव में हर शहर में एक कोने कोने तक पहुंच सके। भाई साहब, देखा जा रहा है पार्टी में भी इधर जबलपुर में जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं कि आपस में ही मतभेद बना हुआ है, आप पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में, उनको लेकर किसी तरीके की कोई आप मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई मतभेद है। छोटे मोटे लोकल लेवल पे इश्यूज होते रहते हैं। हमारी पार्टी का संगठन आज देश और दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आप जाकर चेक कर सकते हैं, सभी के पास आईडी कार्ड होते हैं, सभी की जिम्मेदारियां होती हैं, सभी शपथ लेते हैं और सारे संगठन के एक आदमी को आप देख सकते हैं, बड़े साधारण घर से आए हुए लोग हैं। इनमें से किसी को कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई पैसे की लालसा नहीं है। इनमें से किसी को एमएलए नहीं बनना है, कुछ एमपी नहीं बनना है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे लोग सिर्फ अपना देने आए हैं, सब कुछ देने आए। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक है, मध्य प्रदेश में आप पार्टी कितनी दावेदारी के साथ भारी पड़ी? देखो, हम कोई ये नहीं कहते कि हम सरकार बना देंगे, हम उसको हरा देंगे, हम इसको ये कर देंगे। हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि हम अच्छे मुद्दे के साथ जनता के पास जाएंगे, फिर सारा काम जनता करेगी। जनता को अगर लगा कि भाई ये लोग ईमानदार लोग हैं, ये लोग अच्छे लोग हैं, तो वोट देगी जनता। सरकार बनाने का, सरकार गिराने का सामर्थ्य जनता रखती है। और जब भी, खास बात, जब भी किसी पार्टी को अहंकार होता है कि उनको कोई नहीं हरा सकता, वो इतने बलवान हो गए, तो जनता उनको सबक सिखाती है। क्या प्रमुख मुद्दे होंगे इस बार? प्रमुख मुद्दे आप देखेंगे, भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा, किसान है। भ्रष्टाचार आप देखो, चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ऐसा एक दफ्तर का नाम बता दो, एक काम बता दो जिसपे कि कमीशन ना बंधा हो। हर तरफ कमीशन बंधा हुआ है। करोड़ों रुपए अफसरों के घर से बरामद किए जा रहे हैं। किसका? रोजगार का आप देखोगे, बेरोजगारी इस बुरी कदर फैली हुई है, एक पेपर तक नहीं करा पाते, ये पेपर लीक हो जाता है। एक तो पहले तो ये नौकरी नहीं दे सकते, और जो नौकरी देने के लिए परीक्षा भी करते हैं वो लीक हो जाता है। आप स्कूल का मुद्दा ले लीजिए, कितने हजार ऐसे स्कूल है जहाँ पे टीचर नहीं है, कितने हजार स्कूल है जहाँ पानी नहीं है, कितने हजार स्कूल, भगवान भरोसे सरकारी स्कूलों को छोड़ रखा है इन्होंने। अस्पतालों को जाकर देखो, सरकारी अस्पताल, मेरे कहने की बात नहीं है, आप सरकारी अस्पताल जाकर कवर करिए, वहाँ पर क्या दवाई मिलती है? नहीं। क्या इलाज होता है? नहीं। क्या डॉक्टर रहते हैं? नहीं। क्या कोई टेस्ट होता है? वहाँ पे नहीं होता है। तो भाई सरकार कर क्या रही है? इतने साल हो गए इनकी, 17 साल से तो मेरे ख्याल से शिवराज चौहान जी यहाँ पे सरकार चला रहे। 17 साल में अगर ये 2-4 चीज़, एक चीज़ मुझे बता दे शिवराज जी जिन्होंने किया हुआ, मुझे तो लगता है नैतिक दायित्व पर ही, नैतिक ग्राउंड पर ही इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। और क्या मुंह लेकर ये जनता के पास जाएंगे? क्या मुंह लेकर जनता के पास जाएंगे? 70 पैसे पे प्याज 1 किलो किसान बेचने पे मजबूर है। कैसा देश है भाई साहब? भाजपा जहां 1500 महिलाओं को देने की बात कर रही है, उसको किस तरह? अच्छी बात है। आपको याद है कि मैं जब पहली बार आया था तो आप सारे कहते थे कि आप मुफ्त दे रहे हो, प्रधानमंत्री जी रेवड़ी रेवड़ी कह रहे हैं, तो हमने बोला था हम तो रेवड़ी देंगे, इनको प्रॉब्लम है तो ये मत दे। आज हर राज्य में, हर जगह जाकर ये केजरीवाल जी के फॉर्मूले को उपयोग कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सारे जगह ये उपयोग कर रहे हैं इसको, पर उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो जनता का हक बनता है, जनता का अधिकार है। हमने शुरू में ही कहा था कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं। आप देख लो, आम आदमी पार्टी के 10 साल के जीवन काल में हमने कई सारे राजनीति के नियम बदल दिए, कई सारी अच्छी चीज़ें ले आए। ये स्कूल और अस्पताल पर भी इनको खींच के लाएंगे। आने वाले समय पर स्कूल और अस्पताल पे राजनीति होगी। एक बात। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं 1000 देंगे, 1500 देंगे, इतने दिन तक इनको याद नहीं आ रहा था ये? इतने दिन तक तो सारे पैसे अपने रिश्तेदारों में भ्रष्टाचार से खा रहे थे, आज इनको याद आ गया। क्यों? क्योंकि आज चुनाव आ गया है, जनता बुद्धिमान है। आखिरी सवाल कि यदि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार आती, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और समस्त प्रकोष्ठों के प्रभारी जेपी धनोपिया और मध्य प्रदेश कांग्रेस सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भूपेंद्र सिंह द्वारा अपने पूर्व मंत्रित्व काल में अर्जित अनुपातहीन संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच करवाए जाने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हुए मंत्री के समर्पण कार्यकाल की उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की है। आज अवधि के दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस्तीफा भी लिया है।
नेता द्वय ने कहा कि भूपेंद्र सिंह और उनके परिवार द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2018 के मध्य अकुल संपत्ति एकत्रित हो गई और वर्ष 2018 के उपरांत मंत्री भूपेंद्र सिंह, उनके परिवार व उनके निकट रिश्तेदारों द्वारा करोड़ों रुपए की आय से अधिक संपत्ति एकत्रित की गई है, जो कि भूपेंद्र सिंह द्वारा विधानसभा चुनाव वर्ष 2008, लोकसभा चुनाव वर्ष 2009, विधानसभा चुनाव वर्ष 2013 और विधानसभा चुनाव वर्ष 2018 के दौरान उनके द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। सिंह जी के पशु 228 हो जाते हैं। आज हमने अभी उनके ये वाली जो रिपोर्ट दी है कि चुनाव के बाद, अभी जब 18 का उन्होंने चुनाव लड़ा, अब उसके बाद उन्होंने अभी एक जमीन खरीद ली भैया 19-20 में, 32 एकड़ है, ये खसरे में है ना भाई साहब। 18 का शपथ पत्र आप दे रहे हो, 19 में आप जमीन खरीद रहे हो। अभी ये डिक्लेरेशन भरेंगे, नेक्स्ट चुनाव जब लड़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि नहीं बताएंगे। दान देखिए, अब आप सागर जिला दान के लिए बड़ा फेमस है भाई। इसके पहले भी एक और मंत्री को दान मिला, उनको कहते हैं कि हमने दान वापस कर दिया, अब इनको दान मिला। उस दान की जांच हो कि दान इनको कहां से मिला, किसने दान दिया। आपने तो दान बता दिया कि हमको दान मिला है। अब उनके बेटे हैं, उनको भी दान मिल रहा है भैया, जो कि अभी नाबालिग बेटे हैं और उनको दान मिला है। ये दान का कागज है जिसके अंदर लिखा हुआ दान का, यह भी का है नया। इसके पहले उनकी पत्नी को भी दान मिला है, जो कि एफिडेविट में लगा हुआ है कि यहाँ पर उनको दान मिला हुआ है। ये दान के कागज हैं। जब उनको दान मिल रहा है, ये देखिएगा आप, ये दान के कागज आप बता रहे हैं कि दान मिल रहा है, तो दान की भी जांच हो कि दान दे कौन रहा है। आप लोग भी इतने सारे लोग हैं, हमको तो कोई 20 साल में दान नहीं मिल रहा, इनको दान मिल रहा है, तो दान कौन दे रहा है। दान देने वाले की भी जांच हो। दान में क्या जमीन मिली है, बंगला मिल गया दान में। अब ये इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ ना कि हाँ, इसमें जमीन मिली हुई है दान में। ये जैसे कि ये दी हुई है, हम आपको पूरी डिटेल दे रहे हैं। और जो निर्वाचन में चल संपत्ति में मूल 1 करोड़ 30 लाख हो गया इनका, जो 6 लाख था वो 13 में 1 करोड़ 30 लाख हो गया। 2018 के चुनाव में चल संपत्तियों का मूल 2 करोड़ 86 लाख रुपए हो गया, जो उन्होंने खुद अपने घोषणा पत्र दिया है। ये तो चल संपत्ति की बात हो गई। जो अचल संपत्ति की बात है वो 2008 में 1 करोड़ 10 लाख रुपए हैं उनके पास खुद, और 2009 में जो उन्होंने लोकसभा का चुनाव का नामांकन फॉर्म जमा किया, उसका घोषणा पत्र दिया था, उसमें 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमीन, मकान, भोपाल में निर्माण, इन सारी चीजों को उन्होंने बताया। 2013 में अचल संपत्ति का मूल 3 करोड़ 57 लाख रुपए हो गया। 2009 में 1 करोड़ था और 3.5 करोड़ हो गया 2013 में। और आश्चर्य आपको होगा 2018 में सीधा जस्ट डबल से भी ज्यादा हो गया, 7 करोड़ 67 लाख रुपए का उनके अचल संपत्ति की स्थिति हो गई। आदमी खुद अपने साथ साथ अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखता है कि उसकी संपत्ति बनी रहे। उसी कड़ी में उन्होंने अपनी पत्नी श्रीमती सरोज सिंह जी के नाम पर जो स्थिति है वो आपके समझ देखिए कि 2008 में उनके पास 3,15,000 रुपए नगद हैं और 2 तोला सोना उनके ही पास भी है। चल संपत्ति में 51,000 रुपए उनके पास 2009 में जो दिखाए हैं लोकसभा में, 51,000 रुपए दिखाए हैं। 20 तोला सोना हो गया है। 2 तोले से 1 साल के अंदर 20 तोला सोना हो गया। 18 तोला सोना खरीद लिया। कहां से आ गया, क्या स्पीड रही है, कौन सी कमाई का धंधा था, ये तो वो जाने। 2013 में चल संपत्ति का मूल 1 करोड़ रुपए उन्होंने बताया। 2018 में 1 करोड़ 84 लाख रुपए का दिखाया रुपए। ये उनकी चल संपत्ति है, श्रीमती सरोज सिंह, पत्नी भूपेंद्र सिंह, मंत्री मध्य शासन। क्योंकि अचल संपत्तियों का देखिए आप, 2008 में एक होटल है दीपाली होटल, जो 1 करोड़ रुपए की बताई गई है। 2009 में होटल की कीमत वही रही है 1 करोड़ रुपया। 2013 में अचल संपत्तियों का मूल 1,63,000, होटल में 50% की पार्टनरशिप दे दी उन्होंने। और उसके बाद में 2018 में अचल संपत्ति 33 करोड़ 27 लाख रुपए की हो गई इनके पास। आप सोचिए कि 2013 और 18 के बीच में 33 गुना संपत्ति बढ़ गई। तो ये वो कार्यकाल है जिसमें कि सारी संघर्ष के भी कार्यक्रम हुए थे, संघर्ष का भी हुआ था, मंत्री होने के नाते इनका पूरा दखल भी था। तो वो सारी चीजें जांच का विषय है। हमारा तो आज का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रियों की जो अद्भुत संपत्तियां इकट्ठी हो रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को ईमानदार बताते हैं, इन्होंने खुद 9 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई है, आज का हिसाब नहीं दिया है। तो हमारी शिवराज सिंह चौहान जी से मांग है कि जिस व्यक्ति के पास 2008 में कुछ भी नहीं था, ऋणी था, 2nd नंबर पर उसका नाम आता था, सबसे ज्यादा कर्जदार है, और 2018-20 में जो स्थिति आई है,
2020 के अंदर वो सबसे ज्यादा धनाढ़ व्यक्ति के रूप में यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो ये स्थिति है, ये कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश में सरकार में हो रहा है भ्रष्टाचार का ही तो नमूना है। अब इस स्थिति है तो करने के लिए आप ये देखिए, चुनाव आयोग के समय दिया गया है 2008 में 1 करोड़ रुपया, 2009 में 140, 2013 में 357 करोड़ और 2018 में 767 करोड़ रुपया कैश उनके पास आ रहा है। ये लोक सेवक है भाई, केवल सारी संपत्ति का हिसाब होना चाहिए, सारी चीजों का रिकॉर्ड होना चाहिए। सारी चीजों के बाद में जो संपत्ति बढ़ी है, इनके पास पशुओं की संख्या 7 थी और कीमत 1 लाख थी। मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार और इनके मंत्रियों के द्वारा भर भर के भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अभी जैसा कि भूपेंद्र सिंह जी के बारे में बताया गया कि 2008 में उनके पास 1 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी और उसके बाद उनकी संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई और 7 करोड़ के आसपास हो गया 2018 तक। और एडीआर की रिपोर्ट में आप देखेंगे तो इनके जो ऋणी थे 2013 के, अगर मैं आपको एडीआर की रिपोर्ट दिखाऊंगा तो उसके अंदर भूपेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा है। इस पर उनकी संपत्ति आ रही है 7 करोड़ रुपए की और लायबिलिटीज में इनका नाम आ रहा है कि लायबिलिटीज है इनके ऊपर। और वहीं भूपेंद्र सिंह जी 2018 में ऐसा क्या 5 साल में करते हैं कि 46 करोड़ की संपत्ति पे आ जाते हैं, एडीआर की रिपोर्ट बता रही है। और आप देखेंगे कि भूपेंद्र सिंह जी जब इतने कुबेर धनी बन गए, अचानक उनके पास ऐसे बिजनेस करने से पैसा आ गया, तो कम से कम मध्य प्रदेश के युवाओं को भी शिवराज सिंह चौहान और मोदी जी उनसे प्रशिक्षण दिलवाएं कि कम से कम जो बेरोजगार युवा आज घूम रहा है उसको भूपेंद्र सिंह जी बताएं कि भैया कैसे धनवान बनना है, कैसे आपको रोजगार मिले। क्योंकि उनकी जो इनकम बढ़ी, आप देखेंगे कि 8 में, 13 में और 10 सालों में जिसके पास 7 पशु हुआ करते थे आज 228 पशु हो गए। भैया आज किसानों के पास, हमारे पास जो आज डेयरी फार्म चलाते हैं, आज उनसे पूछो कि कैसे उनके पशु बढ़ रहे हैं, उनके 10 से 11 नहीं हो पाते हैं। सागर में 18, 19 और 20 में कुछ संपत्तियां और भी खरीदी हैं जो कि 18 के डिक्लेरेशन के बाद खरीदी। ये खसरे नंबर सब वेबसाइट पे यहाँ उपलब्ध है, नेट पे जो हमने निकाले कि सबकी संपत्तियां ये आपात खरीद रहे हैं। और इसके पहले जो इन्होंने अपने उसमें कहा कि इनके पास जितने भी वो चल रहे थे, संपत्ति बढ़ती जा रही है। ये देखेंगे आप, यहाँ आप देखेंगे इनकी संपत्ति जो बढ़ी हुई है, ये 18 में इनकी जो संपत्ति हो गई है, ये देखेंगे 2009 का, ये एक दान है इनका जमीन का। और उसके बाद इनकी ये संपत्ति आ गई है 7 करोड़ इनकी आ गई है भैया और 33 करोड़ इनकी पत्नी की आ गई है। ये 2018 का है इनका रिलीज। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अभी जैसे नगरीय प्रशासन विभाग है, नगरीय प्रशासन विभाग में मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी ई नगर पालिका का घोटाला हुआ, ये भी मंत्री हैं, आपने एक ई नगर पालिका बनाया, दोबारा उसको कैंसिल करा के फिर आपने 200-250 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं भैया? उस पर आपको देखना चाहिए कि ये कौन करा रहा है और ये इतने बड़े बड़े टेंडर हो रहे हैं, कहीं पैसा आ रहा है तो कहां जा रहा है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। और हमारा तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी इन्होंने अपने डिक्लेरेशन में भरा है संपत्ति का, और उस सबकी हम एक जांच चाहते हैं और हमारे द्वारा इसकी एक शिकायत भी की जाएगी जहां पर कि ये जांच फोरम पे आए और इनकी जांच हो कि इतनी संपत्ति इन्होंने कहां से अर्जित की है। चुनाव आयोग का इसमें रोल नहीं है, ये शिकायत का मामला बनता है लोकायुक्त का। हम अभी इसकी दस्तावेजों को आरटीआई में भी निकालने का वो कर रहे हैं, इनकम टैक्स में जाएंगे, लोकायुक्त में जाएंगे, इसकी शिकायत करेंगे। ये आखिर इसकी संपत्ति का आधार कहां से बढ़ा, दान कहां से मिला, माइनर बच्चों को दान कहां से मिला, इनकी संपत्ति आखिर 46 करोड़ रुपए कैसे हो गई। 1 करोड़ की 1 लाख रुपए इसकी व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी 2008 में, 2 तोला सोना था। आज इनके पास में संपत्ति कम से कम जो रिकॉर्ड पर है वो तो 46 करोड़ की है और मेरा दावा है कम से कम 400-500 करोड़ के आदमी है। ये पैसा कहां से आ रहा है? सागर में दान क्यों मिलता है, मंत्रियों को दान क्यों मिलता है, माइनर बच्चों को दान कौन देता है? 2016 में भी आपने शिकायत की थी निर्वाचन आयोग के लिमिटेशंस अपने होते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी अपनी लिमिटेशन उन्होंने, क्योंकि घोषणा पत्र में और जो शपथ पत्र होता है उसमें जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो की थी, उस पर कार्रवाई हो नहीं पाई। लेकिन अब हमारे पास में एडीआर के दस्तावेज हैं
हम आरटीआई से निकाल रहे हैं, हम लोकायुक्त में अवस्था पड़ने पर शिकायत करेंगे, प्राइवेट कंपनी करेंगे। 5 करोड़ आप ये देखिए इनकी वास्तविक आय 5,76,00,000 है, 5 करोड़। और आज की तारीख की स्थिति क्या हो रही है? 97,63,00,000। कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है? ये मंत्री जो इस तरह की बातें करते हैं, शिवराज सिंह चौहान जो ईमानदारी बातें करते हैं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक गरीब व्यक्ति पर आज कितना कर्जा है? एवरेज 10,000 रुपए से ज्यादा का एवरेज कर्जा है। इनके पास तो करोड़ों की संपत्ति है। तो मेरा निवेदन ये है कि हम शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को तत्काल मंत्री पद से अलग करें और इनकी जांच करें संपत्ति की, और जांच के दौरान कम से कम इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसे जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में वो लोग जो इन्वॉल्व है सबके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। साइड में इन्होंने अपने शपथ पत्र दिए हैं। ये शपथ पत्र 2008, 13 और 18 के इसमें सब लगे हुए हैं, और इसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक चीज को चल अचल संपत्ति के माध्यम से अगर आप देखें तो 46 करोड़ की संपत्ति, जिसके पास 1 करोड़ रुपए 8 में थे। ऐसा लोग बताते हैं सागर के अंदर कि एक समय इनकी स्थिति ऐसी बन रही थी कि ये शायद अपनी बेच के जाने वाले थे। तो जो इंसान 8 में पलायन करने की स्थिति सोच रहा हो, बेच के जाने की स्थिति में हो, वो 18 में ऐसे 46 करोड़ का आदमी बन जाता है। इतनी संपत्ति। और ये तो आप अभी तो ये इनकी डिक्लेयर 46 करोड़ बता रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो पता नहीं कितनी संपत्ति होगी इनकी। अभी आप देखिए जैसे होटल दीपाली की बात करते हैं, होटल दीपाली को अगर आप जाकर के देखें उसके अंदर जो जो फैसिलिटियां हैं, जो होटल बना हुआ, वो लगभग 200 करोड़ से ऊपर का होटल होगा आज की अगर स्थिति देखी जाए तो। पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी को होश नहीं है कि उनके मंत्री के पास धन, अपार धन आ रहा है, कहां से आ रहा है ये पैसा, कौन पैसा इसको कैसा कौन सा धंधा कर रहे हैं वो, जिससे इतनी संपत्ति उनके पास आ रही है। इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे कि इन्होंने अपने वैसे इस काम में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो 2 बार भुगतान कांग्रेस के समय हुआ है। तो क्या कांग्रेस में भ्रष्टाचार क्या है? सरकार सुनिश्चित करेगी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। पत्थर की मूर्तियां बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। एफआरपी की मूर्तियों की तकनीक स्वीकृति कांग्रेस ने दी थी। मामले में आई जांच रिपोर्ट, संभाग आयुक्त ने की जांच। संभाग आयुक्त ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट। तेज हवा तूफान की वजह से क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियां निर्माण कंपनी को दी गई है क्लीन चिट। कंपनी को मेंटेनेंस के दिए गए हैं निर्देश। 1 सप्ताह के अंदर मूर्तियां दोबारा लगाने का निर्देश। महाकाल लोक बनाने का निर्णय 2017 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाकाल लोक बनाने का निर्णय लिया था, और उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन का भी अधिग्रहण उस समय हम लोगों ने किया था। उस पे से अतिक्रमण भी हमारी सरकार ने ही हटाया, और 200 करोड़ रुपए उस समय तत्काल मुआवजा की राशि भी सरकार ने जारी की थी। महाकाल लोक का टेंडर भी हमारे समय में हुआ था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई, तो वर्क आर्डर जो हुआ और 1.25 साल जो भी काम उस पीरियड में या जो भी तकनीकी काम हुआ वो कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद अभी जो सारा काम हुआ है ये आंधी तूफान के कारण 6 मूर्तियां प्रभावित हुई हैं, और जो एजेंसी है, कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उसकी एग्रीमेंट में 3 साल का मेंटेनेंस है, तो वो कंपनी उसका मेंटेनेंस कर रही है। इसमें ना तो किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, पूरी गुणवत्ता के साथ काम हुआ है, और किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार, इसके आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कांग्रेस करती है। कांग्रेस ने तो कभी कोई काम ऐसा किया नहीं। अगर हमारी सरकार ने महाकाल लोक बनाया है तो कांग्रेस उसमें कमियां ढूंढने का काम कर रही है। सर गलती किसी की कोई जांच? देखिए, इसमें तत्कालिक रूप से कमिश्नर उज्जैन संभाग को जांच के लिए कहा गया था। कमिश्नर उज्जैन संभाग की आज जांच रिपोर्ट भी आ गई है, और उसमें प्रमुख रूप से तेज हवा, आंधी तूफान के कारण मूर्तियों का प्रभावित होना बताया गया है।
आगे पूरी तरह से गुणवत्ता के साथ काम हो। इसमें जो भी और टेक्निकल एडवाइस लेना होगी वो सरकार लेगी और पूरी गुणवत्ता के साथ आगे काम होगा और 1 सप्ताह के अंदर नई मूर्तियां वहां पर पुनः मजबूती के साथ स्थापित कर दी जाए। प्रधानमंत्री से उद्घाटन करने के चक्कर में जल्दीबाजी तो नहीं कर ली आपने? कोई जल्दीबाजी नहीं हुई है, पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण होने के बाद ही ये सारा हुआ है, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मंगलवार को राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश पंचायती राज संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक में उन्होंने चुनावी साल में पंचायती राज संगठन को मजबूत करने के टिप्स पदाधिकारियों को दिए हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चुनावी साल में कार्यशाला में लिए गए निर्णयों को प्रदेश के हर जिले में पहुंचाने का काम संगठन द्वारा किया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन ने बताया कि राष्ट्रीय पर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, नरेगा और पीडीएस जैसे विभागों में बजट की कटौती की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने मध्य प्रदेश से विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यह निर्णय पार्टी द्वारा किया जाता है और पार्टी द्वारा उन्हें संगठन या अन्य कोई काम भी सौंपा जाएगा तो वह उसे करेंगे। बैठक भी ली है और एक बड़ी कार्यशाला रही है। किस टाइप की कार्यशाला है और इसका उद्देश्य क्या था, किस वजह से? राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के द्वारा पिछले 3 सालों में हम हर जिले में 2 दिन की कार्यशाला करते हैं और उसमें हम संविधान 73वें 74वें संविधान संशोधन, पंचायतों के हक, ग्राम सभा के हक, इन सारे मुद्दों पर काम करते हैं। आर्थिक तौर पर जो एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था है और वर्तमान में जो हम एक केंद्रीकृत व्यवस्था देखते हैं, इन सब के विषय में भी बात करते हैं। तो चुनाव के मद्देनज़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला इसलिए रखी गई कि इस कार्यशाला में कुछ नए साथियों को जोड़ा जाए। उसके लिए पहले हमारे साथी जिलों में गए और उन्होंने अलग अलग स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम सिलसिलेवार चलाया और उससे लौटकर आने के बाद ये राज्य स्तरीय कार्यशाला हुई। इससे लौटते समय उनको वापस जाकर अपने ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर फिर से कार्यशालाओं की तैयारी करनी है, ताकि हम चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा जिन 3 मुख्य मुद्दों को लेकर चली थी, आर्थिक तौर पर, सामाजिक सौहार्द के तौर पर और राजनीतिक तौर पर आज हम जिस तरह की सभी स्वायत्त संस्थाओं पर हमला देखते हैं, उनके अधिकारों का हनन देखते हैं, उन सब के विषय पर लोगों से बातचीत कर सकें। तो आज ये एक शुरुआत थी। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पहले कार्यक्रम हुए हैं। ढिंडोरी में हुआ है, मंडला में हुआ है, नरसिंहपुर में हुआ है, खुद मंदसौर में हुआ है और अलग अलग जिलों में इस तरह की कार्यशालाएं हुई हैं। इस के काम को और फैलाया जाए, इसका विस्तार किया जाए, इससे हम महिलाओं को जोड़ सकें, 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में आदिवासी जनप्रतिनिधियों को जोड़ सकें, ये कोशिश है। और उसी के तहत आज करीब 150 साथी इसमें शामिल हुए और मुझे विश्वास है कि जब ये लौट कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर और नए साथियों को जोड़ सकें। संगठन का मेरे लिए जो भी फैसला हो, और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं ये मानती हूँ कि मुझे पार्टी ने बहुत अवसर दिए हैं। मुझे 3 अवसर दिया, 2 बार मैं सफल नहीं हो पाई, वो मेरी व्यक्तिगत कमी होगी, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे बहुत प्रयास, मेरे लिए बहुत हमेशा ही मुझे दिया गया है और इतना मेरे लिए बहुत है और मैं चाहूँगी कि हम आने वाले समय में पार्टी के लिए काम करते हैं। चुनाव नहीं लड़ोगी, आपने बोला बहुत हो चुका, चुनाव नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं बोला कि मैं लड़ूंगी या नहीं लड़ूंगी, क्योंकि ये अधिकार मेरा निजी नहीं है। जब आप एक संगठन में काम करते हैं तो उसकी मर्यादा होती है, मैं उसी आदेश को शिरोधार्य कार्यकर्ता उसी को पार्टी देती होगी ना, घर बैठे व्यक्ति को तो देती नहीं। ये आपका नज़रिया है। मैं इतना ही कहूँगी कि मैं संगठन के आदेश को शिरोधार्य करूँ।
जी, मैं मानती हूँ कि नारी सम्मान योजना अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है और महिलाओं के सशक्तिकरण पर के लिए किया जाने वाला बड़ा प्रयास है। और आप सब जानते हैं कि पिछले समय में कर्नाटक चुनाव में भी इसी तरह के अलग अलग सामाजिक सशक्तिकरण के मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस ने अपना इलेक्शन लड़ा, जिन पांचों पर फैसला भी हुआ और पहले मीटिंग के बाद उसको अनाउंस किया गया। मुझे विश्वास है कि यहाँ पर भी ये जो पहल हो रही है ये एक बदलावकारी पहल होगी। तो क्या आपके भी कई संपर्क में कई लोग हैं ऐसे जो वापस आना चाहते हैं कांग्रेस में, कि कांग्रेस की क्योंकि बीजेपी में चले भले ही गए लेकिन भविष्य नजर नहीं आ रहा? इसके विषय में मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पार्टी में जिन हमारे वरिष्ठ नेताओं को ये काम जिनके पास है वे उस पर कहें। जो भी कैबिनेट मंत्री है हरदीप सिंह डंग, तो ऐसी जानकारी है कि वो उनका भी मन कहीं ना कहीं मेरे पास इस तरह की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जो कर्तव्य मुझे दिया गया है, जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसके प्रति पूरे कमिटमेंट के साथ काम करें। और आसपास के जो जिले उनमें कोई ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट कांग्रेस खड़ा कर रही है क्या? क्योंकि मंदसौर में 5 साल पहले देखा गया कि किसानों पर गोली चलाई गई और उसके बाद एक बरसी पे कार्यक्रम भी कांग्रेस आयोजित कर रही है, लेकिन उसके अलावा क्या कांग्रेस और महिलाओं के बीच में कोई ऐसा कार्यक्रम करने जा रही है ताकि नारी सम्मान योजना का इफेक्ट भी वहाँ देखने को? तो नारी सम्मान योजना के तहत तो काफ़ी दोनों जिला कांग्रेस कमिटीज़ ने आयोजन किए हैं। मेरा हालांकि उस पर बोलना उचित इसलिए नहीं है कि जिलों के ही नेतृत्व में हम सब ने भी वो कार्यक्रम किए हैं, लेकिन आने वाले 6 तारीख को हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ जा रहे हैं। और जो आपने गोलीकांड का जिक्र किया, तो न केवल एक रैली की थी बल्कि उस समय पूरे 1 साल हमने 1,500 किलोमीटर की पदयात्रा की थी, किसान न्याय यात्रा की थी। हमने उसको 9 अगस्त से शुरू किया था जब ये गोलीकांड जून में हुआ उसके बाद, और फिर उसका जो समापन हुआ था वो 1 साल के कार्यक्रम के तौर पे हुआ था, जिसमें राहुल जी और माननीय कमलनाथ जी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं, यहाँ इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। एक ही आंधी में महाकाल कॉरिडोर के निर्माण की पोल खुल गई। यदि तूफान आ जाता तो क्या स्थिति होती? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महाकाल लोक के निर्माण में करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और जिस महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसी महाकाल लोक की मूर्तियां एक आंधी की सहन नहीं कर सकी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि महाकाल लोक निर्माण के समय ही इस बात का विरोध किया गया था कि मूर्तियां अष्ट धातु की लगाई जाए, लेकिन अभी धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए फाइबर की मूर्तियां लगाई गई और उसका हश्र यह हुआ कि तेज हवा के झोंकों ने मूर्तियों को गिरा दिया। जो मूर्तियां टूटी हैं, ये एक साजिश षड्यंत्र के तहत महाकाल लोक जो है, ये कमलनाथ जी की सरकार थी। 300 करोड़ रुपए का मंजूरी की थी इसके लिए। अब करीब 800 करोड़ 700 करोड़ से 786 करोड़ हो गया लागत। और मैं तो क्या कहना चाहता हूँ कि ये आखिर अब ये क्यों टूटी? ये इसलिए टूटी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह और मोदी की सरकार धर्म के नाम पर घोटालों की सरगना है, धर्म के नाम पर लूट रहे। नर्मदा परिक्रमा में पेड़ लगाए 530 करोड़ के। जब हमने पदयात्रा में गए दिग्विजय सिंह के पेड़ कहाँ गए 550 करोड़। हमने जब संघर्ष हुआ था उस समय भी घोटाला हमने विधानसभा में उठाया था। जो घड़ा 50 रुपए का था 500 रुपए के घड़े खरीदे। जो बाल्टी प्लास्टिक की 250-300 रुपए की आती थी तो 3000 की ली गई। करोड़ों रुपए का घोटाला हमने मांग की, ध्यान आकर्षण रखा, सब बात की, शिवराज सिंह को पत्र लिखा।
आखिर मुख्यमंत्री इतना सदाचारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 दिन पहले एक और फर्जी FDR का मामला सामने आया है, जिसका खुलासा हाल ही में आया है। सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा ने किया। वैसे तो मध्य प्रदेश में फर्जी FDR को लेकर यह चौथा मामला सामने आया। बता दें कि शराब व्यापारियों द्वारा मध्य प्रदेश में लगातार फर्जी FDR लगाने का सिलसिला जारी है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल सहित कई जिले ऐसे हैं जिसमें शराब व्यापारियों ने शराब की दुकानों के टेंडर डालते समय उसमें फर्जी FDR का जिक्र करते हुए पेपर लगाए। ऐसे ही एक मामले में इंदौर में पदस्थ तत्कालीन AC राज नारायण सोनी को सस्पेंड किया गया है। भोपाल में 1,84,00,000 रुपए की फर्जी FDR का मामला एक बार फिर आबकारी विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। सर, अभी भोपाल में ढाबों पर, रेस्टोरेंटों पर कार्रवाई करी है सर आबकारी विभाग द्वारा, तो उसमें पहले से भी चलते हुआ आ रहा था, लेकिन अभी बड़ी कार्रवाई देखने को। भोपाल जिले में और शहरी क्षेत्र के आसपास ऐसे जितने होटल ढाबे हैं जिनके पास बार लाइसेंस नहीं है और बिना बार लाइसेंस के वो मदिरा सर्व करा रहे हैं, उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें विभागीय स्तर से एक 1 डे का FL5 लाइसेंस दिया जाता है। देखने में ये आया है कि 1 दिन का लाइसेंस लेने के बाद 3-4 दिनों तक उसी लाइसेंस के आधार पर कई होटल ढाबे वाले मदिरा पान कराते पाए गए हैं। उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे हैं जो बार बार ये कर रहे हैं, तो हम उनके फूड लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। सर, एक हमेशा ये देखा जाता है कि MT एरिया में है। इस समूह के अंतर्गत 2 कंपोजिट मदिरा दुकानें शामिल हैं। लाइसेंसी भोपाल का ही उसका पता है, परंतु ये बैंक गारंटी सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल से बनाई गई थी। सर, ये पहला मामला है क्या भोपाल में? जहाँ तक कि मेरे संज्ञान में आया है, ये मामला, ऐसा मामला भोपाल में पहला है। और चूंकि शासकीय राजस्व का प्रश्न है, इसलिए अब हम सारे समूहों की जो बैंक गारंटी है उसका आबकारी आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार बारीकी से जांच कर रहे हैं। सर, इसमें क्या लगता है कितना लॉस हुआ होगा सर अभी लोगों ने कितना? देखिए, आज का जो ऑफर है उसके बाद ही बताया जा सकता है गणना उपरांत कि कितना लॉस हुआ है, और अगर लॉस है तो फिर संबंधित इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनसे रिकवरी की जाएगी। आगे इस चीज ऐसा दोबारा ना हो तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और आबकारी आयुक्त महोदय, कलेक्टर भोपाल महोदय, उपायुक्त महोदय के लगातार निर्देशानुसार हम ये एक समूह की बैंक गारंटी की जांच करवा रहे हैं और हमारा पूरा स्टाफ बारीकी से हर कागज को, हर बैंक गारंटी को जांच कर रहा है। सर, जिन अधिकारियों की लापरवाही इसके पर कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, लगातार कार्रवाई हो रही है। इसमें हमारे राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की टीम है, उपायुक्त सर की टीम है। अभी 3 दिन पहले MRP से ऊपर का एक प्रकरण भोपाल में पंजीबद्ध किया गया है और जहां से भी शिकायत प्राप्त हो रही है, शिकायत यदि सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से हम उस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर रहे हैं। सर, ऐसे ग्राहकों के लिए कोई टोल फ्री नंबर वगैरह का आबकारी में दिया है कि जिसमें शिकायत कर सके? बात ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है, परंतु यदि उस दिशा में भी कोई ऐसा काम करना होगा तो एक नंबर हम उस पर जारी कर सकते हैं। सर, भोपाल में ठेकेदार के वो हुआ तो उस पे क्या मामला क्या है? भोपाल जिले में लाल घाटी समूह का संचालन राठौर एंड मेहता एसोसिएट्स के द्वारा किया जा रहा था। इसकी बैंक गारंटी के सत्यापन के लिए हमने जो कम्युनिकेशन किया बैंक से, तो बैंक का ये रिप्लाई आया कि ये बैंक गारंटी बैंक के द्वारा जारी नहीं की गई है। पूर्णतः जांच उपरांत ये स्पष्ट हुआ कि ये बैंक गारंटी फर्जी है। तत्पश्चात कलेक्टर भोपाल के द्वारा, कलेक्टर महोदय के द्वारा संबंधित का लाइसेंस तुरंत निरस्त किया गया। संबंधित लाइसेंसी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए गए और उनके निर्देश के पालन में हमने त्वरित ये कार्रवाई की है।
आज उस समूह का पुनः रीटेंडर है। 3 बजे हम उसका टेंडर ओपन कर रहे हैं। कहाँ का समूह था सर? छतरपुर जिले के लवकुश नगर में 25 मई की रात लवकुश नगर थाने में एक व्यवसायी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। छतरपुर एसपी अमित सांघी के नाम एसपी कार्यालय में शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसमें लवकुश नगर थाना प्रभारी व एक आरक्षक पर मारपीट का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ब्रजेश कुमार चौरसिया ने बताया कि 25 मई को मैं अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था, तभी पता चला कि पुलिस ने हमारे किसी रिश्तेदार को पकड़ा है। तो हम महेश चौरसिया व अपने भतीजे के साथ थाने गए, मगर वहां हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। जब हम मोटरसाइकिल से घर लौटने लगे तो थाना प्रभारी व एक आरक्षक ने गेट पर रोक लिया और कहने लगे कि कहाँ जा रहा हो। मैंने कहा सर जा रहा हूँ, तो वह बोले चलो अंदर। मैंने मना करने पर मेरे चेहरे पर 2-3 हाथ मारते हुए थाने के अंदर ले गए। तो पान खा रहा था, तो उठने के बाद ब्रजेश चौरसिया अपने भतीजे को बिठा के दुकान बंद करके आए। तो वो बोले चलो क्या कर रहे हो भाई, हम पान खा रहे हैं। बोले चलो ठीक है, तो सुपारी मुझे खिला दो। मेरे बैग से सुपारी लेके उन्होंने सुपारी खाई। और उसके बाद फोन आता है मोहल्ले से किसी का कि वो इतनी लंबी कहानी नहीं बता दो, कहानी की घटना बताओ। कहाँ के लवकुश नगर क्या हुआ? ये घटना हुई है जब हम लोग थाने गए, किसी ने फोन किया कि भाई मोहल्ले से कोई पकड़ गया है। तो हमने कहा चलो देखते हैं कौन है। तो उतने में ब्रजेश चौरसिया जी आए, तो बोले कहाँ जा रहे हो? हम थोड़ा यार थाने देख लेते हैं, कोई पकड़ गया है। जो ये बोले ठीक है चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, फिर ऐसे निकल चलेंगे अपन दूसरे रास्ते से। हमने ठीक है चलते हैं। इतना कहने के बाद हम लोग अंदर गए, हम लोग बैठ गए। उतने में कुछ आरक्षक लोग बोले पीआई साहब आ रहे हैं, चलो हटो यहाँ से, भीड़ मत करता। तो इतने में ब्रजेश चौरसिया जाने लगा अपने घर। इसकी लड़की का फोन आ गया था कि पापा लेट हो रहे हो, जल्दी आओ। ये बाहर जाने लगा, उसमें पीआई साहब का आना हुआ। पीआई साहब गेट में ही मिल गए और इनसे बोले कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा सर मैं घर जा रहा हूँ। बोले यहाँ क्यों आए थे? बोले सर मैं आया था, किसी ने कहा था आपके रिश्तेदार पकड़ गए हैं, तो मेरा कोई है नहीं, मैं जा रहा हूँ घर। तो इतने में सर पीआई साहब लोगों ने इनको पकड़ा और अंदर ले गए। बोले बैठाओ इसको अंदर। फिर बाद में पता चला कि इनको अंदर मारपीट भी की है। ये बता रहे हैं रमाकांत तिवारी जी हैं। कोई पहले से इनका विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। मेरे साथ में गए थे, दुकान बंद करके आए थे। अब ये सर मुंह में बता रहे थे कि ठूसे मारे मुंह में, अंदरूनी चोटें हैं। कहाँ मारे थे भैया? मुंह में मारते या तो चोट से लगती है, बहुत मिला है। कहाँ के लिए? लवकुश नगर। क्या हुआ आपके साथ? ये घटना हुई है जब हम लोग थाने गए, किसी ने फ़ोन किया कि भाई मोहल्ले से कोई पकड़ गया है। तो हमने कहा चलो देखते हैं कौन है। तो उतने में ब्रजेश चौरसिया जी आए, तो बोले कहाँ जा रहे हो? हम थोड़ा यार थाने देख लेते हैं, कोई पकड़ गया है। जो ये बोले ठीक है चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, फिर ऐसे निकल चलेंगे अपन दूसरे रास्ते से। हमने ठीक है चलते हैं। इतना कहने के बाद हम लोग अंदर गए, हम लोग बैठ गए। उतने में कुछ आरक्षक लोग बोले पीआई साहब आ रहे हैं, चलो हटो यहाँ से, भीड़ मत कर जाओ। तो इतने में ब्रजेश चौरसिया जाने लगा अपने घर। इसकी लड़की का फोन आ गया था कि पापा लेट हो रहे हो, जल्दी आओ। ये बाहर जाने लगा, उतने में पीआई साहब का आना हुआ। पीआई साहब गेट में ही मिल गए और इनसे बोले कहाँ जा रहे हो? तो इनने कहा सर मैं घर जा रहा हूँ। बोले यहाँ क्यों आए थे? बोले सर मैं आया था, किसी ने कहा था आपके रिश्तेदार पकड़ गए हैं, तो मेरा कोई है नहीं, मैं जा रहा हूँ घर। तो इतने में सर पीआई साहब लोगों ने इनको पकड़ा और अंदर ले गए। बोले बैठाओ इसको अंदर। फिर बाद में पता चला कि इनको अंदर मारपीट भी की है। किसने? ये बता रहे हैं रमाकांत तिवारी जी हैं। कोई पहले से इनका विवाद था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। मेरे साथ में गए थे, दुकान बंद करके आए थे। अब ये सर मुंह में बता रहे थे कि ठूसे मारे मुंह में, अंदरूनी चोटें हैं। मेरा नाम ब्रजेश चौरसिया है, मैं लवकुश नगर का निवासी हूँ। मेरे साथ एक घटना हुई है 25 मई 2023 को। थानेदार श्री संजय बेदिया जी द्वारा और उनके एक आरक्षक द्वारा मेरी अनावश्यक और अनर्गल पिटाई की गई है। उसके विरोध में मैं आवेदन लेने आया था यहाँ पे। क्या वजह रही, किसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कारण सिर्फ मुझे तो अज्ञात है कि क्या कारण है। कारण उन्हीं से पूछना पड़ेगा आप लोगों को क्यों पिटाई की। आप थाने किस लिए गए थे? थाने में सर इसलिए गया था, मैं चौरसिया समाज लवकुश नगर का अध्यक्ष हूँ। उसे वहाँ मुझे सूचना मिली लगभग 9:10 पे या 20 मिनट भी हो सकते हैं कि किसी चौरसिया को पुलिस ने उठाया है या पकड़ा है, गिरफ्तार किया है। तो मैंने कहा यहाँ एक रास्ता थाने तरफ से जाती है, एक रोड से जाती है। मैंने कहा यहाँ से निकले जा रहा हूँ, पता कर लूँगा।
कौन है वहाँ पर। तो बस इसके लिए गया था और वहाँ पता चला कि पुलिस ने एक जुआ गिरफ्तार किया है। तो जुआ ने जैसे ही पता चला कि जुआ गिरफ्तार हुआ है तो मैंने वहाँ से अपनी गाड़ी उठाई, एक मेरा भतीजा भी मेरे साथ में था, उसको गाड़ी पे बिठाया और मैं जाने लगा घर के लिए। और उसके बाद टीआई साहब और रमाकांत तिवारी जी तो गेट पे, मेन गेट पे थाने के खड़े मिले मुझे और बोले गाड़ी रुकाओ। मैंने रुका ली गाड़ी। अब रुकाने के बाद वो बोलते हैं कि चलो अंदर रखो गाड़ी, क्यों आए थे। मैंने यही घटना जो मैंने आप लोगों से बताई कि सर मुझे पता चला था कि मेरा कोई रिश्तेदार गिरफ्तार हो गया, उनको देखने आया था कोई है या नहीं। तो इतने के बाद बोले अच्छा नेतागिरी करने आया। मेरी सर नेतागिरी करने नहीं आया था, आया होते तो किसी से कुछ बोलता, केवल मैंने देखा है मैं घर जा रहा हूँ, आपने बोला है कि जिनका काम नहीं वो घर जाए, तो मैं घर जा रहा हूँ, बस इतना सुनना हुआ। उन्होंने कहा गाड़ी अंदर रखो। मैंने एक प्रश्न बस किया, गाड़ी सर मैं क्यों अंदर रखूँ, मैंने कौन सा जुर्म किया। बोले अंदर डाले इसे। मैंने कहा सर किस जुर्म में अंदर डालेंगे। बस इतनी बात हुई है कि दोनों लोगों ने मेरी पिटाई शुरू की और वहाँ से मारते हुए अंदर ले गए और कमरे में मेरी पिटाई की। लवकुश नगर पुलिस का कहना है कि आप जुआ जो पकड़ा गया था उसमें कुछ लोगों को बचाने गए थे। जब मेरा कोई था ही नहीं सर तो मैं बचाने कैसे जाऊँगा। किसी से कहा हो, कोई आरक्षक बोल दे कि मुझसे इनने सिफारिश की है तो बता दें। क्या चाहते हैं आप, कहाँ आए? कैमरे की फुटेज देख सकते हैं। क्या चाहते हैं, कहाँ आए? एसपी ऑफिस आए, कार्रवाई चाहते हैं, जो कानून में लिखा है कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। इनको अगर ये अधिकार है, कानून ने अधिकार दिया है किसी भी सर्वसाधारण के साथ ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कानून में लिखा है तो मुझे न्याय चाहिए कानून के हिसाब से। अब तक की खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।